एक काल्पनिक दुनिया का खतरनाक मॉन्स्टर और दूसरा पौराणिक दुनिया का भयंकर शैतान, दोनों ही अपने दैत्याकार और महाबलवान शरीर के बल पर तबाही और बर्बादी का ऐसा मंजर तैयार करने में माहिर है जिसकी केवल कल्पना ही किसी के दिल में दहशत भर देने के लिए काफी है। सोचिए तो फिर क्या होगा जब ये विनाशकारी दानव आपस में टकराएंगे। हालांकि असलियत में तो ये पॉसिबल नहीं है, मगर यदि हम इनकी ताकत के दम पर इनके बीच कंपैरिजन करते हैं तो विजेता जानने के लिए किसी नतीजे पर जरूर पहुंच सकते हैं। आज के वीडियो में हम इस भीषण युद्ध की कल्पना करने वाले हैं। इस वीडियो को छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं, ये वीडियो आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। स्कल क्रॉलर। शुरुआत करते हैं स्कल क्रॉलर से, यानी खोपड़ी के जैसा दिखने वाला और रेंगने वाला जीव, जिसका नाम ही इतना खतरनाक है। सोचिए वो जीव कितना खतरनाक होगा। ये जीव मॉन्स्टर वर्स का एक काल्पनिक जीव है जिसे अमेरिका की मशहूर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी द लेजेंडरी पिक्चर्स ने बनाया है। आप इसे 2017 में आई फिल्म कॉन्ग स्कल आइलैंड में देख सकते हैं या कॉमिक बुक्स में इसके बारे में कहानियां पढ़ सकते हैं। अगर इनके अपीयरेंस की बात करें तो ये किसी विशालकाय रेप्टाइल की तरह दिखाई देते हैं, जिनका मुंह किसी कंकाल की नुकीली खोपड़ी की तरह लगता है, जो कुछ डायनासोर्स के मुंह से मैच करता है। इनके पास केवल 2 ही पैर होते हैं। पीछे के पैरों की जगह इनके पास एक सर्पाकार पूंछ होती है जो बहुत लंबी और मजबूत होती है। इनकी खतरनाक आंखें अंदर की तरफ धसी हुई होती है और आंखों के गड्ढे आसपास की हीट को ऑब्जर्व करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके शरीर के ज्यादातर हिस्से हड्डियों से भरे कंकाल की तरह लगते हैं, मगर फिर भी ये बड़े मजबूत और मस्कुलर दिखाई देते हैं। और अगर इनकी साइज की बात करें तो एक वयस्क स्कल क्रॉलर करीब 200 फीट लंबा भी हो सकता है। यकीन ही नहीं होता, इतने बड़े जानवर की कल्पना करने में ही दिमाग हैंग हो सकता है यार। ये बहुत शैतान और मौका परस्त होते हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये जीव स्कल आइलैंड नामक की एक जगह पर पाए जाते हैं और अक्सर जमीन के अंदर रहते हैं। इनकी भूख कभी शांत नहीं होती और ना ही कभी इनका पेट भरता है, इसलिए ये हमेशा ही अग्रेसिव होते हैं और लड़ने या अपने शिकार का पीछा कर उसे पकड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये इतने ज्यादा गुस्सैल और हिंसक होते हैं कि अपने पार्टनर से मीटिंग के बाद भयानक झगड़ा करते हैं। ये लड़ाई तभी रुकती है जब दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए। इनकी भूख इन्हें बिल्कुल निडर बना देती है, यानी ये शिकार करने की मंशा में किसी के साथ भी भिड़ सकते हैं, भले फिर इनका दुश्मन कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो। इन्हें बहुत होशियार, चालाक और धूर्त माना जाता है, जो अपने बचाव के हथकंडे अपनाने में बड़ी समझदारी से काम लेते हैं, यानी एक खूंखार विलेन की सारी खूबियां इनमें मौजूद है। इनके पैर बड़े मजबूत होते हैं, जिनकी मदद से ये जमीन में गहराई तक गड्ढा खोदने में माहिर होते हैं। ये जमीन के अंदर और बाहर दोनों जगह सांस ले सकते हैं। साथ ही अपने पैरों की मदद से बड़ी तेज दौड़ लगाने में भी सक्षम है। ये जानवर बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। ना तो आग इनका कुछ बिगाड़ पाती है और ना ही बंदूक की गोलियों का इन पर कुछ असर होता है। इनमें सहनशीलता भी अपार होती है। घायल होने के बावजूद ये लंबे समय तक बिना हार माने लड़ाई कर सकते हैं। अगर इनकी हंटिंग स्किल्स की बात करें तो ये अकेले भी शिकार कर सकते हैं और झुंड में भी। छोटे स्कल क्रॉलर से लेकर एक पूर्ण वयस्क स्कल क्रॉलर हर कोई शिकार करने के मामले में माहिर होता है। इनके पैरों के पंजों के तेज तरार नाखून और नुकीले दांत इन्हें एक भयानक शिकारी बनाते हैं, जिनका उपयोग ये अपने शिकार पर हमला करने और उनकी चीर फाड़ करने में करते हैं। पैरों के अलावा इनके सबसे बड़े हथियार इनकी पूंछ और जीभ होती है। इनकी जीभ बहुत लंबी होती है और ये अपने शिकार के दूर होने पर भी अपनी जीभ उन तक पहुंचा सकते हैं और फिर जीभ में उन्हें लपेटकर अपने मुंह में डाल सकते हैं। इनकी लंबी, लचीली और चिपचिपी जीभ का मुकाबला करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इनकी पूंछ भी बहुत मस्कुलर और मजबूत होती है। किसी सांप की तरह चारों तरफ लहराने वाली इनकी ये विशालकाय पूंछ सांपों की ही तरह अपने शिकार पर कुंडली कसने में इस्तेमाल होती है। स्कल क्रॉलर अपनी पूंछ को अपने शिकार के आसपास लपेट लेते हैं, जिससे शिकार की पसलियां टूट सकती है या दम घुटने से उसकी मौत भी हो सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनकी पूंछ के आखिरी छोर पर एक नुकीला और धारदार छुरे की तरह का अंग भी होता है, जो किसी भी जीव को आसानी से चीर कर रख सकता है। इससे मुकाबला करना आग से खेलने जैसा होगा। सिर्फ जमीन के अंदर या जमीन के ऊपर ही नहीं, बल्कि पानी के अंदर भी ये सरवाइव कर सकते हैं। ये ना सिर्फ तैर सकते हैं, बल्कि पानी के अंदर तेज दौड़ भी सकते हैं। साथ ही सांपों की तरह आसपास की हीट को महसूस करके किसी भी तरह के खतरे का अंदाजा भी लगा सकते हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस दानव में कमी कहाँ है। इसे आखिर कैसे हराया जा सकता है? टाइटानोबोआ। इसे आज तक धरती पर हुए सबसे विशालकाय सांप का दर्जा मिला हुआ है।
वैसे तो ये जीव अभी इस धरती पर नहीं रहते, मगर किसी जमाने में ये धरती पर राज किया करते थे। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये जीव अब भी अमेज़न के घने जंगलों में रहते हैं। हालांकि इस तथ्य के पीछे कोई वाजिब सबूत नहीं है। आज से करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले जब डायनासोर्स खत्म हुए तो उनकी जगह ली इस महाभयानक सांप ने, और इस तरह दुनिया के सबसे खतरनाक रेप्टाइल टाइटैनोबोआ स्नेक अस्तित्व में आए। टाइटैनोबोआ बोआ फैमिली से बिलोंग करते थे, यानी ये साइज से बहुत ज्यादा बड़े और बिना जहर वाले होते थे। मेनली बोआ फैमिली के सांप अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, यानी आज के जमाने के बोआ कंस्ट्रिक्टर और एनाकोंडा के पूर्वज ये सांप भी अमेज़न के जंगलों में विचरते थे। अगर टाइटैनोबोआ की साइज की बात करें तो ये सांप करीब 13 मीटर यानी लगभग 43 फीट लंबे हुआ करते थे, और इनकी चौड़ाई हुआ करती थी लगभग 3 फीट। वही अगर इनके वजन की बात की जाए तो ये करीब 1100 किलोग्राम भारी हुआ करते थे। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि टाइटैनोबोआ इससे भी बड़े होते थे। माना जाता है कि टाइटैनोबोआ को पानी से बड़ा लगाव था। वैसे भी अपनी बड़ी साइज की वजह से जमीन पर चलने में इन्हें दिक्कत होती थी, इसलिए अक्सर पानी में किसी दलदल या नदी के अंदर ही ज्यादातर वक्त बिताते थे। यहाँ उन्हें मूव करने में भी आसानी होती थी और शिकार करने में भी। जैसा कि हमने बताया, ये बगैर जहर वाले सांप थे, इसलिए इनकी हंटिंग टेक्निक्स जहर पर बेस नहीं थी, बल्कि ये तो अपने शरीर की ताकत पर ज्यादा निर्भर रहते थे। ये सांप पानी में या पेड़ पौधों के बीच खुद को छिपा लेते थे और फिर मौका मिलते ही अपने शिकार पर टूट पड़ते थे। अपने पावरफुल जबड़े और पिछले दांतों की मदद से ये शिकारी को पकड़ लेते थे और फिर उसके चारों तरफ लिपटकर उसे पूरी ताकत से दबा देते थे। इस भयानक प्रेशर की वजह से शिकार की हड्डी पसली एक हो जाती थी और उसका दम घुटने लगता था। थोड़ी ही देर में दम घुटने या हार्ट बीट रुकने की वजह से उसकी मौत हो जाती थी। जब शिकार दम तोड़ देता था तो ये अपना बड़ा सा जबड़ा खोलकर उसे पूरा निकल लेते थे। इसका शिकार करने का अंदाज सचमुच बड़ा भयानक था। बड़े आकार का होने की वजह से इन्हें ज्यादा खाने की जरूरत पड़ती थी और ये ज्यादातर वक्त पानी में बिताते थे। ऐसे में इनके शिकार भी मेनली ऐसे मरीन क्रिएचर्स होते थे जो साइज में बड़े होते थे। बड़ी मछलियाँ, रेप्टाइल्स और उस समय के बड़े बड़े मगरमच्छ इनके शिकार में शामिल होते थे। इनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। इनकी स्किन भी बहुत मोटी और मजबूत हुआ करती थी, जिसमें छेद कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। इसलिए उस समय इनके बराबर की टक्कर का कोई दूसरा प्रेडेटर नहीं था। जंगल में इसकी दहशत का एक अलग ही मुकाम था। What if they fight? जैसा कि हमने बात की, इनके बीच सीधी लड़ाई तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक बहुत पहले एग्जिस्ट किया करता था और एक तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मगर हम इनकी ताकत का कंपैरिजन कर सकते हैं। साइज के मामले में स्कल क्रॉलर टाइटैनोबोआ से लगभग 5 गुना बड़े हैं। ऐसे में किसी वयस्क से इनकी तुलना करना बेमानी होगी। हमें किशोर स्कल क्रॉलर को टाइटैनोबोआ से भिड़ाना चाहिए, मगर मेरा ख्याल है कि बच्चा स्कल क्रॉलर भी टाइटैनोबोआ को भारी टक्कर दे सकता है। टाइटैनोबोआ की कुंडली मारने की कला का तोड़ इसके पास इसकी पूंछ के रूप में है। मजबूत जबड़े और नुकीले दांत के मामले में तो दोनों बराबर हो सकते हैं, मगर स्कल क्रॉलर के पास धारदार पंजों का एक्स्ट्रा एडवांटेज है। इसके अलावा पानी में भी टाइटैनोबोआ को कोई खास फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि स्कल क्रॉलर भी पानी में सरवाइव कर सकते हैं। भाई अगर किसी तरह ये टाइटैनोबोआ को जमीन के अंदर खींच ले गया तो फिर तो टाइटैनोबोआ का बचना लगभग असंभव है। इसके अलावा स्कल क्रॉलर अपनी लंबी और लचीली जीभ से भी हमला करने में माहिर है।